हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा ये मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर है और जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन आर इक्वल if order of matrix A equal to order of matrix B। और सेकंड कंडीशन है द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। आप कह सकते हो कि ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। और वेयर करके आपको आई की भी वैल्यू पता है। आई की वैल्यू क्या होती है 1,2,3 m और जे की वैल्यू 1,2,3 n। आई जो है वो ith रो होती है और जे जो है वो jth कॉलम होता है। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। आपके पास ए और बी टू मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं और जिनका ऑर्डर m बाई n है। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर होगा। और सेकंड कंडीशन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इक्वल होने चाहिए, ए आई जे बी आई जे के बराबर होना चाहिए। अब सपोज आप एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है आपका, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 है। ठीक है, अब मैं बोल लूं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो ये इक्वल कब होंगे? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स का तो ऑर्डर इक्वल है पर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो आप ए मैट्रिक्स ले लीजिए पहले और ए मैट्रिक्स को बी के मैट्रिक्स के बराबर करो। तो जब आप कंपेयरिंग करोगे तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि a और b आपके पास ये टू मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है और दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, या ऐसे करके लिखो, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इक्वल टू, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए की वैल्यू ए आई जे एम बाई एन और बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपको सम करना है, तो कैसे करेंगे? ए की वैल्यू बताओ ए आई जे और बी की वैल्यू बी आई जे और ये हो जाएगा एम बाई एन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी आपके पास ये टू मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, ए इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर एम बाई एन है और बी इक्वल टू बी आई जे जिसका ऑर्डर एम बाई एन है। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स का सम करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो सम है और जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी m बाई एन ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी हेल्प से समझ लेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपका इस तरीके से,
ये भी 2x2 ऑर्डर का ले लेते हैं और एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपको सम करना है, तो सम कैसे करेंगे? तो ए मैट्रिक्स ले लीजिए आप -5 6 और बी मैट्रिक्स ले लो आप -5 6 7 9। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करिए। ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और ये -5 बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इनको दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा -4। अब ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और ये 7 जो है वो ये भी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 2 आ जाएगा। अब ये 2 और 6 को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 और 9 को ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो मैट्रिक्स मिल गया ये 2x2 ऑर्डर का मिल गया। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स of same order, then a plus b equal to b plus a। ठीक है, आप a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, तो ये आपका क्या है, एक ही बात है। ठीक है, और मैंने बताया था कि मैं ये बात बताना भूल गया था कि आप दो मैट्रिक्स का एडिशन तो कर रहे हो पर दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो तभी मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइंड होगा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या देख लेते हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी प्लस सी कर लो या ए प्लस बी प्लस सी कर लो, बात एक ही है। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी को ऐड कर लो पहले और बाद में सी को ऐड कर लो, या फिर बी प्लस सी को ऐड कर लो पहले और बाद में ए को ऐड कर लो, तो यह आपका एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एक्सिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो एक्सिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स में आप किसी नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स मिलेगा। इसको आप लिख सकते हो 0 प्लस ए, और 0 क्या है, यहाँ पर एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये एक्सिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी है और ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, ए और 0। ठीक है, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक्सिस्टेंट ऑफ इनवर्स। एक्सिस्टेंट ऑफ इनवर्स क्या है कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स में आप माइनस ए को ऐड करोगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ए प्लस ए। ठीक है, तो ये ला कौन सा है, कौन सा कहलाता है, एक्सिस्टेंट ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये ई आएगा। अब हम फाइव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कंसीलेशन लॉ। कंसीलेशन लॉ क्या है, आपके पास थ्री मैट्रिक्स हैं ए बी और सी और तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो आप ए प्लस बी इक्वल टू
बी प्लस सी करते हो, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, तो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए इक्वल टू सी बचेगा, ए इक्वल टू सी बचेगा। तो ये जो लॉ कहलाता है, ये कंसिलेशन लॉ कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपके पास टू मैट्रिक्स हैं, ए और बी, और आपको इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स इस तरीके से है, ए आई जे, और इसका ऑर्डर m बाई n है, और बी मैट्रिक्स इस तरीके से है, बी आई जे, और इसका ऑर्डर n बाई क्यू है। ठीक है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देखनी होगी, जो कि इक्वल आनी चाहिए, तो तभी ए बी का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। ठीक है, अब आपको बी ए का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड करना है, तो बी ए का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने के लिए बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देखनी होगी, जो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब आप बोलो कि बी, यहाँ पर ए बी तो डिफाइंड है, पर यहाँ से आप बी ए को डिफाइंड करना चाहते हो, तो बी ए डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आप बी ए डिफाइंड नहीं कर सकते। हाँ, यदि बी इस तरीके से होगा, बी आई जे m बाई एन, और a इक्वल टू ए आई जे एन बाई क्यू, तो अब आप बी ए का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ नाम होते हैं। जो ये ए मैट्रिक्स है, इसको आप बोलोगे प्री फैक्टर या प्री मल्टीप्लायर, और जो बाद में मैट्रिक्स है बी, तो इसको आप बोलोगे पोस्ट फैक्टर या पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, मतलब जो मैट्रिक्स पहले होगा तो उसको आप प्री फैक्टर या प्री मल्टीप्लायर बोलोगे, और जो बाद में होगा उसको आप पोस्ट फैक्टर या पोस्ट मल्टीप्लायर बोलोगे। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर बी जो है वो प्री फैक्टर या प्री मल्टीप्लायर है, और ए जो है बाद में है, तो इसको पोस्ट फैक्टर या पोस्ट मल्टीप्लायर बोलोगे। ठीक है, हाँ, यदि आपके पास ए और बी इस तरीके से हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो तब तो ए बी भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है, क्योंकि आप देख लो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इस तरीके से है। ठीक है, मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई एन है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई m है, तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, n है, और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है, n है, जो इक्वल हैं। तो यहाँ से आप ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो। अब यदि आप बी ए का निकालना चाहते हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, m है, और ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देख लो जो इक्वल हैं, तो यहाँ से बी ए भी डिफाइंड है और ए बी भी डिफाइंड है। ठीक है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से आप ए बी, कोई मैट्रिक्स है आपका ए और बी, तो वहां से आपका ए मतलब ए बी डिफाइंड है तो बी ए भी डिफाइंड हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तभी होगा ये, तब यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरीके से है। ठीक है, पर अब हम इसको समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले थोड़ा, ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। लेट ए इक्वल टू ए आई जे m बाई n एंड b इक्वल टू बी आई जे n बाई q आर टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको बी ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज डिफाइंड
हैज number of columns in B matrix equal to number of columns in A matrix equal to number of rows in B matrix। ठीक है, और ए बी का मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइंड होगा देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी ए इज डिफाइंड हैज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, और मैंने आपको ये बता ही दिया था कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगा और बी ए का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगा। तो ए मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगा, जब ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर होगी। और बी ए का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगा, जब बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर होगी। ठीक है, मैंने इसके नाम भी बता दिए थे आपको कि ए को आप प्री फैक्टर बोलोगे और बी को आप पोस्ट फैक्टर बोलोगे। मतलब जो शुरू में आएगा तो उसको प्री फैक्टर और जो बाद में आएगा तो पोस्ट फैक्टर। ये तभी नाम, ये मैं जो नाम बता रहा हूं आपको, ये नाम तभी डिफाइंड है जब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। आप कह सकते हो कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो कोई स्पेशल केस में ही ए बी बी ए के बराबर हो सकते हैं, वैसे ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब ए बी बी ए के बराबर कब नहीं होगा, मैं कुछ बात बता देता हूं। यदि ए बी का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है और बी ए का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये बराबर नहीं होंगे आपस में। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है तो बी ए का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, तो तब भी ये बराबर नहीं होंगे। और तीसरा केस ये हो सकता है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है और बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, पर ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव लॉ। जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो कैसे करेंगे, ए बी सी बराबर ए बी सी। ठीक है, आप ऐसे कर लो, या पहले बी सी का मल्टीप्लिकेशन निकाल लो और जो बाद में मैट्रिक्स मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन आप ए से कर लो, तो वो बराबर आएगा इस वाले ए बी सी के मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, जैसे आपके पास ये 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई पी है, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई क्यू है, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर q बाई आर है। ठीक है, तो जब आप ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकालोगे, सॉरी p बाई n है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर n बाई क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको जब हटाओगे तो ए बी जो मैट्रिक्स मिलेगा वो m बाई n ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, अब आप बी सी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करोगे तो बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर आएगी, तो इसको हटाओ। ठीक है, तो ए बी सी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, m बाई क्यू ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है,
तो आप चाहें BC को पहले कर लो और बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसकी मल्टीप्लाई A से करके इसके ही बराबर आएगी। ठीक है, कैसे भी मल्टीप्लिकेशन कर लो वो बराबर आएगी। ठीक है, अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। आपके पास A मैट्रिक्स है और B प्लस C है, तो A की मल्टीप्लाई आप B से भी कर सकते हो और C से भी कर सकते हो, और B और C दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और A की मल्टीप्लाई आप यूनिट मैट्रिक्स से करते हो तो क्या आएगी, आपको A मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों मैट्रिक्स इस तरीके से हैं जिस तरीके से इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाए। ठीक है, और पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी, आपके पास A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप किसी नल मैट्रिक्स के साथ करते हो तो नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों मैट्रिक्स इस तरीके से होंगे जिस तरीके से इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब हमने एक प्रॉब्लम ली है। आपके पास ये A मैट्रिक्स है और A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, और एक B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है। तो यहाँ पर आपको AB फाइंड करना है और BA फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि AB को फाइंड करने के लिए A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और B मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देखनी होगी जो इक्वल है। तो यहाँ पर AB डिफाइंड है। ठीक है, पहले आप AB की बात कर रहे हैं आप, तो A मैट्रिक्स लिख लो पहले आप। ये आपका A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स लिख लो आप। ठीक है, तो अब आपको A B फाइंड करना है, तो A B फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। A की वैल्यू लिखो आप यहाँ पर और B की वैल्यू लिखो 1 2 4 -2 1 -3। ठीक है, अब तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देखो, पहली नंबर ऑफ रो को पकड़ो, पहली रो को पकड़ो आप। ए मैट्रिक्स में पहली रो क्या है, ये है, और ये पहला कॉलम है बी मैट्रिक्स में। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ। ए मैट्रिक्स में पहली रो ये है और बी मैट्रिक्स में जो पहली रो कॉलम है वो ये है। ठीक है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना 2 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो तो 12 आ जाएगा, इनको आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब आप इसको मिटा दीजिए। ये आपका 3 है, ये आपका -2 है। ठीक है, ये 1 है। तो आपने पहली रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स में आप पहली रो एंड बी मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो पहली रो तो ये है, अब सेकंड कॉलम को पकड़ लो आप बी मैट्रिक्स की, -2 1 -3, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 2 की -2 से करोगे तो -4 प्लस लगाओ, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 की -3 से -9, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो आपने ए मैट्रिक्स में जो पहली रो है और बी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली। अब आप क्या करोगे, जो ए मैट्रिक्स में सेकंड रो है आपकी, आप सेकंड रो की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम से करोगे, फिर सेकंड कॉलम से करोगे। तो अब मैं ऐसे करके नहीं बता रहा आपको, इसी में ही करके बता देता हूँ। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 3, ठीक है,
यहाँ पर ऐड कर लो, और -2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -4, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। अब इस सेकंड कॉलम रो की मल्टीप्लाई आप इस सेकंड कॉलम से करो, तो कर लो। -3 की -2 से करोगे तो -6, -2 की 1 से करोगे -2, 1 की -3 से तो -1 की -3 से करोगे तो -3 आ गया, तो ये आ गया आपका -11। ठीक है, अब आप ए मैट्रिक्स में जो आपकी थर्ड रो है, इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से करोगे, फिर सेकंड कॉलम से करोगे। तो -1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -1, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 4 से तो 4, ये 0 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3। अब ए मैट्रिक्स में जो आपकी ये थर्ड रो है, थर्ड रो की मल्टीप्लाई आप इस सेकंड कॉलम से करो, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2 आ जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 1 की मल्टीप्लाई -3 से तो ये हो गया -1। ठीक है, तो आपको जो मैट्रिक्स मिला ए बी, वो कितने ऑर्डर का मिला? 3/2 ऑर्डर का मिला। तो आप देख लो, ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और बी मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3, बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको 3/2 ऑर्डर का मिलेगा। यहाँ पर आप पता लगा सकते हो पहले ही। ठीक है, अब मैं एक ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, एक बी मैट्रिक्स आपका इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 है। तो यहाँ पर तो ए बी डिफाइंड नहीं है। अब बी ए डिफाइंड है क्या? बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम देख लो और ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देख लो, तो ये बराबर है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा कितने ऑर्डर का मिलेगा? 3/2 का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हो, ये 3/2 ऑर्डर का मिलेगा आपको ये, क्योंकि यहाँ पर ए बी तो डिफाइंड नहीं है और बी ए डिफाइंड है, क्योंकि बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 है और ए मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो कितनी है? 3 है, तो डिफाइंड है। बी मैट्रिक्स को पहले लिख लोगे, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से 3/2, इस बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर 3 है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना? 3/2 है। तो यहाँ पर आप देख लो, तो बी ए तो डिफाइंड है पर ए भी डिफाइंड कोई है। ठीक है, तो ये मैंने समझाने की वजह से बताया था आपको। कोई दूसरा एग्जांपल है, तो ये ए बी का, ये आ गया ए बी की वैल्यू। अब यहाँ पर आप बी ए की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो बी ए यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम देखो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2, और ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है? 3, तो ये बराबर तो है ही नहीं, तो बी ए डिफाइंड नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि बी ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है, ए इंटू ए करके लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख लिख सकते हो कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी आप इसको पावर में करके लिख सकते हो। ठीक है, यदि आपके पास इस तरीके से है ए, तो आप इसको ए की पावर 3 लिख सकते हो, और आपके पास ए इस तरीके से लिखा हुआ है, ये n टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप इसको a की पावर n लिख सकते हो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट देखो, a की पावर 0 लिखा हुआ है, तो इसको आप i लिख सकते हो, पर ये तभी लिखा जा रहा है जब a कैसा मैट्रिक्स है? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यदि a की पावर n+1 कर देता हूं, तो इसको आप लिख सकते हो an इंटू ए, और यहाँ पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब
चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देख लो, यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n है तो इसको आप a m प्लस n लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर m और n दोनों नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट देख लो, यदि a की पावर m और इसकी पावर a की पावर m है और a की पावर m की पावर n है तो आप m की n से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर m और n क्या है, दोनों नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक ऐसा मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम जीरो डिविजर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है इसकी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स such that a b equal to 0, then a and b are divisors of 0। ठीक है, मतलब ए और बी आपके पास टू नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, तो ए बी क्या है, जीरो आना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि ए और बी डिविजर्स होंगे किसके, जीरो के, ठीक है। और ए बी यहाँ पर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ये जीरो डिविजर्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।